त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। लेशा ध्यान, इस महीने का हमारा टॉपिक ध्यान टॉपिक लेशा ध्यान। और जैसे हमें समय समय पे रेणु जी गाइड करते हैं कि लेशा ध्यान से रिलेटेड नोट्स कैसे बनाने हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है। और अब अगर मार्च में आप लेवल 2 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसका समय भी बहुत कम रह गया है। जैसा कि लास्ट क्लास में सर ने बोला था कि थ्योरी की ज़्यादा पूरी तैयारी आप लोग कंप्लीट करके जाएं। तो थ्योरी की इतने 2 महीने के समय अंतराल में किस तरीके से अपनी तैयारियां कंप्लीट करनी है, इसके बारे में थोड़े गाइडलाइन रेणु जी हमें बता रहे हैं। रेणु जी प्लीज। जी, जय जिनेंद्र सभी को। सबसे पहले तो हम लेशिया ध्यान के बारे में कैसे नोट्स बनाएं, इसके बारे में जान लेते। सबसे पहले हमें लेशिया ध्यान करना है एज यूजुअल, उसका अभ्यास करना है और उसको कंठस्थ अच्छे से करके करना है। प्रयास यही करना है कि हम ऑडियो न यूज करें, अपने आप करें। फिर नोट्स कैसे बनाने। अब लेशिया ध्यान ह्यूज टॉपिक है। ऑलमोस्ट हमारे पास इसका चैप्टर के 43 पेजेस है, 410 टू 453। तो ये एज कंपैरिजन बाकी सब टॉपिक से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें भाव भी है और लेशिया भी है, आभा मंडल भी है। और इसमें एक दो पेज आपके चेतना के स्तर का निर्माण, जो कैंडल वाला हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसके बारे में भी बताया है। और वो डायग्राम हमें आना ही चाहिए, उसका भी प्रैक्टिस करना है। तो चेतना के स्तर का निर्माण भी इसमें है, आभा मंडल, भाव, लेशिया। तो ये टॉपिक थोड़ा इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और नोट्स इस प्रकार प्रिपेयर करिए, जैसे चार्ट भेजा था मैंने ग्रुप में भी। प्रयोजन और आध्यात्मिक, साइंटिफिक, प्रक्रिया और परिणाम। अब इसमें ये टॉपिक बड़ा है, तो इसमें डिविजन्स ऑफ लेशिया, आभा मंडल, हम अलग अलग इसका प्रेजेंटेशन भी ले रहे हैं। इसलिए जैसे लेशिया के प्रकार, अप्रशस्त लेशिया, प्रशस्त लेशिया। अगेन उसके जो तेजोलेशिया में कौन से गुण की प्रधानता रहती है व्यक्ति में। जैसे तेजोलेशिया अगर प्रधान है तो वो व्यक्ति धर्म में रुचि लेने वाला होगा, पाप भीरु होगा, विनम्र होगा। तो ये भी आना चाहिए। तो इसमें छोटी छोटी काफी चीजें हैं। अप्रशस्त लेशिया किसे कहते हैं, प्रशस्त लेशिया किसे कहते हैं, भावलेशिया, द्रव्य लेशिया क्या है, थोड़ा आभा मंडल के बारे में भी है। तो इसको आप ध्यान से पढ़े और नोट्स इस प्रकार से बनाए कि ये सब चीज कवर हो जाए। और अपना अपना दर्पण बुक है, अगर किसी के पास समय है तो वो जरूर पढ़े। इजी वे में समझाया हुआ है, 8 चैप्टर्स है उसमें। और साथ ही साथ में समाधि का लेसन भी पढ़े। समाधि का प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला भी आप लोग जरूर पढ़े। और वीडियो ऑडियो भी गुरुदेव के शेयर किए जाते हैं, तो उसे प्लीज सुने। खास करके भाव शुद्धि वाला जो है, भाव शुद्धि और लेशिया ध्यान। और एक लेशिया ध्यान के विशिष्ट प्रयोग भी गुरुदेव ने, इतना अच्छा वीडियो है, वो जरूर सुने उसको। और जो होमवर्क दिया जाता है आपको, वो क्वेश्चंस जरूर जरूर लिखे। सारे हमने एक बार भेज दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो जरूर करें। ये तो हो गया हमारा थोड़ा लेशिया ध्यान के बारे में। अब हमारे लगभग हम कह सकते हैं 2.25 महीने हैं एग्जाम के। और कुछ लोग बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, काफी अच्छे आंसर लिख रहे, जिज्ञासा कर रहे, ध्यान कर रहे हैं। और इसमें क्या एड ऑन कर सकते हैं, तो थोड़ा वो भी बता देती हूँ ताकि और अच्छी हो जाए। आप लाडनू जाए उसके पहले थियोरी हमारी घर पे ही कंप्लीट हम कर लें। तो उसके पहले, उससे सबसे पहले तो एफएक्यू जो भेजे जा रहे हैं उसको आप पढ़िए। लेसन्स एक एक बार आपने पढ़ लिए तो एक एक बार और पढ़ने का प्रयास करिए। और नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आप एक बार उसको रिफर कर ले, दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अभी इस महीने लेशिया ध्यान है, तो आप रिवर्स जाइए, कायोसर्ग और अंतर यात्रा को भी रिवाइज कर लीजिए। चितारना जरूरी है ताकि मेन पॉइंट्स हो वो हमें याद रहे।
क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं सब लोग, तो थोड़ा थोड़ा हमें मेन पॉइंट्स तो ध्यान में रखने पड़ेंगे। और नेक्स्ट मंथ अगर हमारा अनुप्रेक्षा का है तो उसके साथ आप श्वास प्रेक्षा और शरीर प्रेक्षा उसका रिवीजन करिए, तो पीछे का भी आपका रिवीजन चितारना हो जाएगा। और साथ में एनाटॉमी की भी तैयारी कीजिए, जैसे एंडोक्रिन ग्लैंड हमारा हो गया है, और इस महीने हम नर्वस सिस्टम भी लास्ट वीक में कवर करेंगे। तो वो भी एकदम डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक आपको आना चाहिए, पहले भी मैंने बताया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। एनाटॉमी के नोट्स के लिए कई लोग घबरा जाते हैं, बेसिक आ जाएगा आपको, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। तो ये थोड़ा इसका हो गया। आसन प्राणायाम का भी आपको पढ़ना है, वो उसका प्रेजेंटेशन हम नहीं कवर कर पाए अभी तक, तो उसको आपको अपने आप पढ़ के तैयार करना है। और जो कंठस्थ करना है आपको, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा में केवल अनित्य अनुप्रेक्षा ही करनी है, तो एक ही अनुप्रेक्षा है। और बाकी सारे शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, इनको कंठस्थ करने हैं। और एग्जाम में आपको पूछा जाए तो ऐसे कहीं से भी आपको पूछा जाए, इन बिटवीन भी पूछा जाए, तो आपको तैयार रहना है। साथ में आसन करने और कराने, ध्यान करने और कराने, लेवल 2 ट्रेनर को ये दोनों आना चाहिए, ध्यान कराना भी आना चाहिए। आपने कंठस्थ कर लिया लेकिन ध्यान कराना भी आना चाहिए। आसन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन हम ट्रेनर, लेवल 2 ट्रेनर की एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें आसन करवाना भी आना चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगी, अगर चैट का ऑप्शन खुला है तो, हमारे लेवल 2 में आसन कितने हैं, कोई बताएगा? चैट ऑप्शन? मैम चैट का ऑप्शन बंद है आज। ओके ओके, तो रहने दीजिए। तो कई बार ये होता है कि छोटी चीज होती है, ये हम लेवल 1 की एग्जाम में भी देखते हैं यहाँ पे, कि एग्जाम के दिन तक उनको पता नहीं रहता है कि आसन कितने हैं। और ये लेवल 2 की एग्जाम के टाइम भी मैंने देखा था। तो जैसे लेवल 2 में 15 आसन है आपके, 5 प्राणायाम है, तो ये आपको बेसिक चीजें ये भी पता रहनी चाहिए, ये छोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए। लेवल 2 के क्वेश्चन एंड आंसर का भी पीडीएफ बन गया अभी, तो बहुत इजी हो गया है, एफएक्यू बन गया है, और प्रेजेंटेशन इतने अच्छे हो रहे हैं। तो अब आप थोड़ा सा इसका समय का नियोजन करें, और 2-2.5 महीने है कि अपना टाइम दीजिए कि ध्यान करना है, सुबह आसन करने, शाम को या दोपहर में जब टाइम मिले थोड़ी थियोरी की भी तैयारी कर ले। तो इस प्रकार 2.25 महीने में एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और फिर आप लाडनू में एकदम फ्री होके जाएंगे। तो वहां पे जैसे सर ने कहा कि साधना है, प्रैक्टिकल है, जिज्ञासा है, आप वहीं पे ध्यान ज्यादा देना, थियोरी घर पे ही कर लेना। ओम अरहम इसी के साथ। थैंक यू सो मच रेनू जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इतनी छोटी छोटी बेसिक बातें भी बता दी, तो मुझे उम्मीद है सबको बहुत हेल्पफुल रहेंगी सभी के लिए। तो आज के प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेशिया ध्यान का प्रयोजन। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रयोजन, कोलकाता से सुधा जी जैन प्रेजेंटेशन। सुधा जी आप रेडी हैं? हाँ, ऑल सेट। जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। वंदे अर्हम, वंदे गुरुवरम, वंदे महासतीवरम। यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षा ध्यान साधक और हमारा उच्च मार्गदर्शन करने वाले रिस्पेक्टेड मोदी सर, आप सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा आज का विषय है लेशा ध्यान का प्रयोजन, जिसकी शुरुआत में कबीर जी के एक रिनाउंड सेंटेंस से करना चाहूंगी। बाहर से तो कछु ना दिखे, भीतर जल रही ज्योत। जब राख से हम आग को ढक देते हैं तो बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्योति जल रही होती है। इसी प्रकार भावना चेतना का वह स्तर है जो बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर ही भीतर अपना काम कर रहा है। और प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति भावना के स्तर पर काम करता है। लेशा का संबंध भाव से है, तो मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूंगी कि पर्पस ऑफ लेशा ध्यान का मुख्य प्रयोजन है भाव परिष्करण, भावों का रूपांतरण और परिवर्तन, व्यक्तित्व का निर्माण। लेशा ध्यान रंगों का ध्यान है। भाव और रंग, इन दोनों का योग, ये लेशा ध्यान का मुख्य सिद्धांत है। और ऐसा माना जाता है कि जैसा लेशा का रंग होगा वैसा व्यक्ति का आभा मंडल होगा। Exactly in the same way,
और रंगों के द्वारा आभा मंडल को बदला जा सकता है एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसे हम रिमोट से टीवी के चैनल को बदलते हैं। लेशा से भावों को बदलकर व्यक्तित्व का रूपांतरण किया जा सकता है, क्योंकि जैसी लेशा होगी वैसे भाव होंगे, जैसे भाव वैसा विचार, वैसा आचरण, और जैसा आचरण वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसा ही व्यक्तित्व। प्रेक्षा ध्यान का मुख्य ध्येय है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं सत्य खोजें। सत्य की खोज का एक सशक्त माध्यम है लेशा ध्यान। एक सहज और स्वाभाविक क्वेश्चन सामने आ सकता है कि ध्यान क्यों? प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति क्यों? प्रवृत्ति है जीवन की यात्रा को चलाने के लिए, और निवृत्ति है जीवन की सच्चाई और सत्य की खोज के लिए। प्रवृत्ति हमारे जीवन का साधन हो सकता है, किंतु साध्य नहीं। प्रवृत्ति और निवृत्ति का सम्यक बैलेंस, सम्यक संतुलन नहीं होता है, जब जीवन में एक बहुत बड़ी भ्रांति हो सकती है और व्यक्ति प्रवृत्ति को ही साध्य मानने लगता है। इस भ्रांति को मिटाना और जीवन से जुड़े सत्य की खोज करना लेशा ध्यान का एक प्रयोजन है। लेशा हमारी चेतना की एक रश्मि है। चैतन्य की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव करना भी लेशा ध्यान का एक प्रयोजन है। चैतन्य को जानने का एकमात्र उपाय है स्वयं का अनुभव, अपने संवेदनों का प्यूरिफिकेशन, निर्मलीकरण और इंटॉक्सिफिकेशन। बुरे चिंतन से अच्छे चिंतन में आने का सबसे सरल उपाय है लेशा ध्यान। इस ध्यान के अभ्यास से चिंतन को मोड़ा जा सकता है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक संबंधों के कारण व्यक्ति में राग द्वेष आते रहते हैं। कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता होगा ना कि कोई आदमी हमको बहुत प्रिय लगता है और अचानक ही उसको देख के मन में बुरे विचार आने लगते हैं। तो व्यक्ति वही, हम वही, सब्जेक्ट वही, तो क्या बदला? भाव। अगर हम शुक्ल लेशाओं के ध्यान करेंगे तो इन प्रतिक्रियाओं को रोक सकते हैं। प्रशस्त रंगों यानी कि चमकीले लाल, पीले और सफेद रंगों का ध्यान कर हम आंतरिक प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। तब हम बाहर से भीतर और भीतर से बाहर को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि द्रव्य लेशा से भाव लेशा, भाव लेशा से द्रव्य लेशा को। लेशा ध्यान की प्रक्रिया है भावों के निर्मलीकरण की। इसके 3 स्टेजेस है: बुरे विचार, अच्छे विचार और निर्विचार। अच्छे विचार, बुरे विचार दोनों ही तरंगे हैं। सोचना, चिंतन करना, प्रवृत्ति करना, सब कुछ विद्युत तरंग है। इनफैक्ट लेशा स्वयं भी एक तरंग है, किंतु निस्तरंग की दिशा में प्रस्थान करने के लिए लेशा ध्यान बहुत हेल्पफुल है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य लेशा करती है। लेशा ध्यान के द्वारा हम शारीरिक बीमारियां, मानसिक दुर्बलता के साथ साथ आध्यात्मिक मूर्छा को भी मिटा सकते हैं। दूषित भावों और विकृत विचारों के द्वारा जो केमिकल टॉक्सिन शरीर में पैदा होते हैं, उसे बाहर निकालने की एक अद्भुत प्रक्रिया है लेशा ध्यान। लेशा ध्यान के द्वारा ऐसी तरंग और ऐसे रसायन का निर्माण होता है कि जब तीव्र विपाक वाली तरंगे जो कर्मों के प्रभाव से आती है वो नष्ट हो जाती है, रसायन मंद हो जाते हैं, शरीर भीतर के विपाक और स्त्राव को ग्रंथियां बाहर लाती है। लेशा ध्यान से ग्रंथियां शुद्ध हो जाती है, तब अध्यवसाय शुद्ध होने लगते हैं। जब अध्यवसाय शुद्ध होते हैं तो कषाय के तीव्र विपाक नहीं आते, और कषाय जितना क्षीण होगा, मोह के वाइब्रेशन उतने ही पावरलेस हो जाएंगे। वे समाप्त नहीं होते, किंतु उनका प्रभाव कम हो जाता है। और जब मोह के विलय के स्पंदन शक्तिशाली और पावरफुल होंगे, तब भाव मंगलमय और कल्याणकारी होगा। और जब भाव शुद्ध होंगे तो भव शुद्ध होंगे। ओम अरहम। मेरे समझने में और बोलने में कुछ गलती हुई हो तो शुद्ध मन से क्षमा चाहती हूँ, और थैंक यू करना चाहूंगी रेणु जी और मंजू आंटी का, जो मुझे इतना गाइडेंस और हेल्प किया। थैंक यू सो मच। ओम अरहम सुधा जी। सर प्लीज आप क्वेश्चन ले लें।
सुधा जी ने बहुत अच्छा बोला। और इसके बाद इनसे प्रश्न ये है, क्या जैसे आपने बताया लेशा ध्यान से हम अपना भीतर का परिवर्तन कर सकते हैं और भावों का परिवर्तन कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा है कि बिना ध्यान के भी हम लेशा का परिवर्तन कर सकते हैं क्या? वो कौन बिना सा उपाय? ध्यान बिना ध्यान की लिशा, अगर हमारे विचार मतलब भाव अगर हमारे शुद्ध रहेंगे। मैं समझी नहीं सर क्वेश्चन। सर ये मेरे को पता था कि मैं अभी शुद्ध लेशा में तो नहीं आऊंगी, लेकिन आपके क्वेश्चन से मेरा चेहरे का रंग जरूर सफेद होने वाला है। अब जैसे ध्यान करते हैं, लेशा हाँ, ध्यान करेंगे, लेशा ध्यान से लेशा विशुद्ध होगी, ये तो ठीक है। हाँ, जैसे हमने द्रव्य लेशा के साथ द्रव्य लेशा का ध्यान किया, प्रशस्त रंगों का ध्यान किया, तो द्रव्य लेशा से भाव लेशा शुद्ध हो गई है। और उससे भाव लेशा शुद्ध होने से भाव अच्छे हो गए। क्या बिना ध्यान के भी लेशा शुद्ध हो सकती है क्या? बिना ध्यान की लिशा शुद्ध हो सकती है। चलो, वंदना जी, कोई ऑडियंस जो अपने पार्टिसिपेंट है उनमें से कोई हैंड रेज कराइए, कोई आंसर दें। सर आज बोल रहे चैट का ऑप्शन बंद है सर। अगर कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे तो प्लीज बोल सकते हैं। अब मैं बोलना चाहूंगी, साधना परमार। जी साधना जी। हाँ, तो लेशिया में परिवर्तन के लिए हम रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। कलर के अपने कपड़े जो पहनते हैं वो भी अपने लेशिया को जिस कलर का हमको बदलाव लाना होता है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। मतलब उस कलर का उपयोग करके किसी भी रूप में। ओम अरहम। ये आंसर तो 10-15% ही है। सर मैं भी सर मैं भी बोलना चाहूंगी। मैं बताना चाहती हूँ सर। शारदा जी को बोलने दीजिए। जय जिनेंद्र सर। जी। जैसे लेशा ध्यान करके हम अपने भावों का परिवर्तन तो कर सकते हैं, पर अपने भावों का परिवर्तन करके भी हम अपनी लेशा का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैं अपने विचार बदल दूं अगर मैं अपने, तो मेरी लेशा बदल जाएगी। आई थिंक सो सर। इसमें थोड़ा और ठीक है आपकी बात, लेकिन इसको अब मैं आंसर दे देता हूँ, फिर आगे चलेंगे हम इसमें। सर मैं बताना चाहती हूँ सर। और अच्छा, एक मिनट, अभी टाइम हो जाएगा। अभी अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्लीज आप आगे दीजिएगा, अभी हम आगे सर का सुन लेते हैं प्रेजेंटेशन। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे देखिए, अभी ये क्वेश्चन आपके सामने, आप कोई शिविर लेने जाएं तो आ सकता है क्वेश्चन। तो जो भी संवर और निर्जरा के जितने भी प्रयोग है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। संवर और निर्जरा जिन जिन कारणों से होती है, जो संवर और निर्जरा के जितने भी प्रयोग हैं, असंख्य प्रयोग हो सकते हैं, वो सारे ही प्रयोग लेशा को विशुद्ध बनाने। मतलब सर तप और स्वाध्याय ये सब से हम बदल सकते हैं। हाँ। तपस्या करी, आपने अपने आप को निर्मल बनाया, आपने कर्मों का नाश किया, तो भी आपकी लेशा विशुद्ध हुई। स्वाध्याय से भी हुई, संकल्प से, जैसे मैंने संकल्प किया कि मैं 1 साल तक असत्य बोलने का त्याग करता हूँ, मेरी लेशा विशुद्ध हो गई, शुद्ध हो गई, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। मैंने संकल्प किया कि मैं ईमानदार रहूंगा, मेरी लेशा विशुद्ध हो गई। और फिर मेरे सामने मौका आया कि बेईमानी कर सकता हूँ, फिर भी मैं बहुत दृढ़ रहा। उस दृढ़ता में जो लेशा में परिवर्तन आता है वो बहुत ज्यादा। तो हम अच्छे संकल्प पर पहले तो हमने संकल्प करके लेशा को बदला, फिर अच्छे संकल्प पर हम दृढ़ रहे, उससे फिर लेशा में और ज्यादा परिवर्तन आया। इस तरीके से ये जनरल मान ले, संवर और निर्जरा के कितने प्रयोग याद करते, जो असंख्य प्रयोग हो सकते हैं, वो सारे के सारे प्रयोग ही लेशा को परिवर्तन। जैसे साधना जी ने बताया, वो 10-15% इफेक्टिव है कि भाई हमने कोई हरे रंग की कमी है शरीर में, हरे रंग की अंगूठी पहन ली, पन्ना पहन लिया, नीलम पहन लिया। लेकिन 80 से 90% है संकल्प, सत्य संकल्प, संवर और निर्जरा के प्रयोग। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है सर, लेशा ध्यान की प्रक्रिया। कल्पना जी बछावत सूरत से। कल्पना जी। आराध्य के श्री चरणों में सत सत वंदन। मोदी सर, रिस्पेक्टेड मोदी सर एंड ऑल द ट्रेनर्स, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र।
मैं कल्पना बचावत सूरत से एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडेज टॉपिक, क्योंकि लेशा ध्यान की प्रक्रिया अर्थात रंगों की कल्पना और रंगों का साक्षात्कार. So my name relevance to it. So I was really excited about it. लेशा ध्यान प्रेक्षा ध्यान पद्धति का एक बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग है. इसमें हम लेशा मत अर्थात चैतन्य की रश्मि तेजस शरीर के साथ काम करने वाली चेतना. लेशा ध्यान के में पहले ही बताया जा चुका है कि यह स्पष्ट हो गया है कि साधक अपने ही चैतन्य केंद्रों पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर्स का ध्यान करता है और वहां पर एकाग्रचित होकर ध्यान किया जाता है. रंगों से हमारे शरीर, मन, आवेगों, कसायों आदि का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है. मन का संतुलन, शरीर का स्वस्थता और बीमारियां, और उसके बाद आवेगों की कमी और वृद्धि, ये सब हमारे रंगों के ऊपर बहुत ही, इन सब का प्रभाव रंगों पे पड़ता है. ये सब इन प्रयत्नों पर निर्भर है कि हम किस प्रकार के रंगों का समायोजन और किस प्रकार के रंगों का अलगाव करते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर हमारे शरीर में नीले रंग की कमी हो जाती है तो फिर हम पाते हैं कि हमारे क्रोध की मात्रा बहुत ही बढ़ जाती है. तो अगर हम नीले रंग के ध्यान से उस नीले रंग की कमी को पूर्ति कर देते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा गुस्सा भी शांत हो जाता है. इससे भाव और व्यवहार परिवर्तन होता है. आत्म साक्षात्कार के लिए यह बहुत आवश्यक भी है. लेशा ध्यान करते समय हमें एकांत, शांत, स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण का चयन करना चाहिए. साधक इसे प्रातः एवं सायंकाल दोनों ही समय 5 से आधी घंटा तक कर सकते हैं. लेशा ध्यान में हमें रंगों की कल्पना करनी होती है. तो इससे कल्पना के बहुत इजी प्रोसेस में अगर हम खुली आंखों से उस कलर के ऑब्जेक्ट्स को हम पहले देख लेते हैं या फिर हम सूर्य की किरणों के आगे उस कलर के सेलफोन पेपर से उन किरणों को देख लेते हैं तो हम पाते हैं कि अब जब हम आंख बंद करके ध्यान में जाते हैं तो उन रंगों की कल्पना करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है. लेशा ध्यान में 5 चैतन्य केंद्रों पर 5 अलग अलग रंगों का ध्यान किया जाता है और 5 अलग अलग भावनाएं पाई जाती है. तो लेशा ध्यान में चित्त को चैतन्य केंद्रों पर केंद्रित किया जाता है और चारों तरफ उस रंगों की कल्पना की जाती है. उसके बाद उस रंग का हमें श्वास लेना होता है. प्रत्येक श्वास के साथ हम ये अनुभव करते हैं कि वह उस रंग की किरणें हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है. केंद्र पर उस रंग का ध्यान किया जाता है और उसके बाद हम अनुभव करते हैं कि हमारी केंद्र से उस रंग की किरणें पूरे हमारे चारों तरफ फैल गई है और पूरा आभा मंडल उस रंग के परमाणुओं से भर गया है. हम उन्हें देखते हैं और अनुभव करते हैं. तो हम सबसे पहले चैतन्य केंद्र जो हमारा है, आनंद केंद्र, हम उस पर ध्यान लगाते हैं. हृदय के मध्य के बाद हम उस पर ध्यान लगाते हैं. पन्ने के भांति हरे हुए, चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करते हैं और अनुभव करते हैं कि हमारा भावधारा निर्मल हो रही है. उसके बाद हमारे विशुद्धि केंद्र, उसमें हम मयूर के कंठ के भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करते हैं और अनुभव करते हैं कि हमारी काम वासनाएं शांत हो रही है. उसके बाद हम दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य के भांति चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करते हैं और हम भावना भाते हैं कि हमारी अंतर्दृष्टि जागृत हो गई है. इसके बाद हम ज्ञान केंद्र पर ध्यान सूर्यमुखी के फूल के भांति चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करते हैं और अनुभव करते हैं कि हमारे ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं. और लास्ट में अब हम हमारे ज्योति केंद्र पर ध्यान करते हैं. पूर्णिमा के चांद के भांति चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करते हैं और अनुभव करते हैं कि हमारा क्रोध मंद और शांत हो रहा है. जैसे जैसे हमारी भावधारा होती है उसी अनुरूप
हमारा मानसिक चिंतन और शारीरिक मुद्राएं भी होती है। तो जैसे जैसे साधना का बल बढ़ेगा वैसे वैसे कसाय मंद होंगे। अध्यवसाय, लेश्या, भाव, कर्म और विचार अपने आप शुद्ध होते चले जाते हैं। लेश्या ध्यान में कृष्ण लेश्या शुद्ध होते होते नील लेश्या, नील शुद्ध होते होते कापोत और कापोत तेजस में बदल जाती है। तेजस लेश्या से हमारे अध्यात्म की शुरुआत होती है। ये लाल रंग का होता है। तेजस लेश्या बदल कर पद्म लेश्या और पद्म शुक्ल में बदल जाती है। जैसे ही हमारी शुक्ल लेश्या आती है तब हमारे पूरे रूपांतरण, हमारा व्यक्तित्व का पूरा रूपांतरण हो जाता है। इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वनसेल्फ। अनेक प्रयोगों के द्वारा यह ज्ञात हो चुका है कि विभिन्न रंगों का हमारे ब्लड सेल्स पर, रक्तचाप पर, नाड़ी पर, श्वसन पर और मस्तिष्क के क्रियाकलापों पर उनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इसी परिणाम स्वरूप आज अनेक बीमारियों के इलाज के लिए अनेक रंगों का प्रयोग भी किया जा रहा है और रोगियों को रोग मुक्त कराया जा रहा है बिना दवा लिए। In conclusion, it's like colors plays an important and vital role in one's life and meditation to stay happy and healthy. Thank you, sir. And if ever मेरे presentation में कोई भी त्रुटि रही हो मेरे समझने में तो मैं बारंबार सबसे क्षमा कामना करती हूँ। ओम अरम कल्पना जी, सर प्लीज। कल्पना जी ने अच्छा बोला। और कल्पना जी से प्रश्न ये है, अब कोई साधक आपके सामने शिविर में आया है, अब उससे लेशा ध्यान तो हो ही नहीं रहा है, उसको कोई कलर दिखता ही नहीं है, तो आप उसे कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि भाई नहीं क्या करे? ठीक है, आपने उपाय बता दिया कि भाई सूर्य की किरणों से, सेलोफिन से देखे या उस कलर की लाइट को देखे, फिर भी नहीं दिखता है, फिर क्या बताएंगे आप उसे? उसके तब सर इट्स लाइक अगर ऐसा कुछ केस आता है तो फिर सबसे पहले तो ये दो चीजें ही ट्राई करवाएंगे एंड फिर भी नहीं आता है तो फिर आंख बंद करके उनको बोलेंगे कि आप ध्यान में बैठ जाएं। पहले विजुअलाइज हो सकता नहीं हो बट अगर उन केंद्रों पर भी ध्यान हमारा सद जाता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा है तो हम उन एक टिप ये भी दे सकते हैं कि आप बीच बीच में आपके ऑब्जेक्ट सामने रख लीजिए और बीच बीच में आप उस ऑब्जेक्ट को वापस से खोल के देखिए और फिर आंख बंद करिए। तो 2 बार 3 बार प्रक्रिया करने से हो सकता है ये उन्हें दिखने लग जाए। ठीक है कि आंख खोल, अब ध्यान में बार बार आंख खोलेगा तो गहरे ध्यान में नहीं जाएगा। वो बात तो सही है। तो इसलिए अभी एक बात सब साधकों को ये समझाना है कि ध्यान का मूल तत्व है राग द्वेष से मुक्त होकर देख। ध्यान का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है राग द्वेष मुक्त रहना। तो अपन पहले तो लेशा ध्यान का ट्राई करवाएंगे उसको, फिर भी लगता है कि लेशा ध्यान नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे कि तुम लेशा ध्यान मत करो। ओके। लेशा ध्यान का तुम बहुत ज्यादा कल्पना करोगे, विजुलाइज करोगे, तो उससे क्या होगा, इसी में रह जाओगे, कल्पना और विचारों में रह जाओगे। तो ज्यादा है कि कल्पना और विचारों को छोड़ो, क्या करो, केवल दृष्टा भाव का, अब श्वास प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, जो सदता है उसका प्रयोग करो। ठीक है सर। ट्राई कराना है, फिर भी लगता है कि अब उसको बहुत ज्यादा ट्राई कराएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो सकता है। मान लिया आपको 2-4 दिन ट्राई कराया, ट्राई करने के बाद भी उसका नहीं जमा तो वो हो जाएगा ध्यान मेरे से नहीं। तो अपन एक आध बार कोशिश करके उसको क्या समझाएंगे कि ध्यान का मूल तत्व है राग द्वेष से कितना मुक्त, कौन से प्रयोग में तुम ज्यादा से ज्यादा राग द्वेष से मुक्त रह सकते हो, वो प्रयोग को पहले साधना है। तो वही हमारा मुख्य लक्ष्य है। और कोई भी प्रयोग से सदे ना, लेशा ध्यान से सदे, चैतन्य केंद्र से सदे, श्वास प्रेक्षा से सदे, कायोत्सर्ग से सदे, तो हमारा मूल लक्ष्य सदना चाहिए। तो हम उसको, ताकि वो फ्रस्ट्रेट ना हो और गहरे ध्यान में भी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। लेशा ध्यान का परिणाम, इसके प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्टर सीमा जी कावड़िया राजसमंद से। सीमा जी आप रेडी हैं?
Jai Jinendra. Vande Guruvaram. Respected Modi sir, all Preksha trainers, सादर जय जिनेंद्र। चित्त शुद्धि के लिए अब तक हमने अनेक प्रयोगों को अभी तक देखा है, लेकिन लक्ष्य ध्यान एक यूनिक प्रयोग है जिससे वास्तव में चित्त की शुद्धि होती है, क्योंकि इसके अंदर रंग, भाव और चैतन्य केंद्रों का समावेश होता है। इन तीनों के समावेश होने से भाव परिवर्तन इजीली हो जाते हैं। रंगों के साथ रंगों का प्रयोग करके हम लेस्या को शुद्ध बनाते हैं और इससे हमारे भाव परिवर्तित होते हैं। भाव के सरल होने से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और चित्त की शुद्धि होती है। तो हम जानते हैं इसके परिणाम। पहला है चित्त की प्रसन्नता। हम भौतिकता के युग में हम बाहर अपनी सुख प्रसन्नता को खोज रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सुख जो प्रसन्नता है वो हमारे भीतर है। हम लेस्या ध्यान के द्वारा, रंगों के ध्यान के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी भावना को शुद्ध कर सकते हैं। लेस्या ध्यान के अंदर भावों को शुद्ध बना सकते हैं। हमारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जिसे हम अगर लेस्या ध्यान का प्रयोग करके और उसे जागरूक करें तो हमें भीतर आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। अगर वो केंद्र लेस्या ध्यान के द्वारा हम जागृत करें तो हम निश्चित ही आनंद, चित्त को आनंदमय बना सकते हैं। दूसरा आता है धार्मिक लक्षणों का प्रकटीकरण। लेस्या ध्यान के द्वारा धार्मिक लक्षण तेजस लेस्या का के अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं तो अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अंतर यात्रा लेस्या ध्यान की से अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आदतों में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। अप्रशस्त से प्रशस्त लेस्या की ओर गमन होता है और हमारी आत्मा की लक्षणों का प्रकटीकरण होना लग जाता है। आत्मा की लक्षण से तात्पर्य है आत्मा के गुणों का प्रकटीकरण। हमारी आत्मा के चारों ओर जो कषाय रूपी आवरण होता है, लेस्या जो अप्रशस्त लेस्याएं होती है उनको रंगों के माध्यम से प्रशस्त किया जाता है और वो उस जो कषाय का वलय जो आ जाता है उस कषाय को धीरे धीरे ब्रेक किया जाता है और आत्मा के शुद्ध रूप का की किरणें जो है वो बाहर आती है और हम धार्मिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। फिर आता है थर्ड आता है चरित्र की शुद्धि। जैसे ही लक्षण धार्मिक लक्षणों का प्रकटीकरण होता है, भाव शुद्ध होते हैं तो हमारा चरित्र भी शुद्ध हो जाता है। लेस्या ध्यान का मेन उद्देश्य ही चरित्र की शुद्धि है। फिर संकल्प शक्ति का विकास। विचार तंत्र, भाव तंत्र और अध्यवसाय तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। लेस्या ध्यान अध्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है लेस्या, और लेस्या से भाव शुद्ध होते हैं और भाव से विचार बनते हैं। यदि हम लेस्या ध्यान का प्रयोग करते हैं तो हमारे भाव स्थिर होते हैं और लेस्या, तेजस लेस्या, शुक्ल लेस्या और पद्म लेस्या के अंदर स्थिर रहने पर विचार भी हमारे स्थिर हो जाते हैं। जब विचार स्थिर होते हैं तो संकल्प शक्ति का जागरण होता है। फिर आता है चैतन्य का जागरण। यदि हम लेस्या के द्वारा कृष्ण लेस्या ध्यान के अंदर हम कृष्ण लेस्या से नील लेस्या में आते हैं, नील लेस्या से धीरे धीरे कापोत लेस्या में आते हैं और कापोत लेस्या से तेजस लेस्या में, तेजस लेस्या में आते ही चैतन्य का जागरण होने लगता है। फिर पदार्थ के प्रति प्रतिबद्धता से मुक्ति। लेस्या ध्यान से व्यक्ति अप्रशस्त से प्रशस्त लेस्याओं की ओर गमन करता है, जिससे पदार्थ के प्रति जो लगाव है, क्योंकि हम सभी सांसारिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं और हमें जैसे रोटी, वस्त्र, भोजन सभी की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उसके ममत्व मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका प्रयोग करें, लेकिन उसके साथ हम अटैचमेंट नहीं रखें। ममत्व का लेस्या ध्यान करने वाले का उसके साथ उसके ममत्व का विसर्जन होने लगता है।
फिर आता है कर्म तंत्र और भाव तंत्र का शुद्धिकरण। लेश्या ध्यान के द्वारा कर्म और भाव तंत्र भी शुद्ध होते जाते हैं, क्योंकि अप्रशस्त लेश्या से हम प्रशस्त लेश्या की ओर गमन करते हैं। स्वस्थ और सुंदर व्यवहार। जब भीतर का माल बाहर निकालने के लिए लेश्या ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। भावधारा सरल शुद्ध होने लगती है। जिससे भाव शुद्ध होता है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भाव प्रवेश करते हैं हाइपोथैलेमस में, तो वो हाइपोथैलेमस जो है उन्हीं भावों के साथ ऑर्डर देता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कि रसायन स्त्राव करें। तो वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो रसायन भी पॉजिटिव वे में शरीर को स्त्रावित करेंगी, तो वो शरीर के प्रति हमारे पॉजिटिविटी देंगे और हम स्वस्थ रह पाएंगे। फिर आता है प्रशांत जीवन और प्रशांत मृत्यु। लेश्या से निर्विकल्प चेतना का विकास होता है। ये चेतना जब जागती है तो सारी असमाधियां दूर होने लगती है। कितना भी प्रतिकूल वातावरण अगर हमारे समक्ष है, लेकिन व्यक्ति लेश्या ध्यान शुक्ल लेश्या में प्रवेश कर जाता है तो वो उन घटनाओं के प्रति समभाव रखना सीख जाता है। कितनी भी कठिन परेशानियां हो, लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति सोया हुआ है और उसके सामने कोई घटना घटित होती है, उस घटना का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसी प्रकार वो समभाव में रह करके उस प्रशांत जीवन जीने लगता है। प्रशांत मृत्यु। रंग को हमारे जीवन में ही महत्व नहीं, मृत्यु के समय भी इसका विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति लास्ट के समय में जो लेश्या होती है वही उसी में व्यक्ति जन्म लेता है और उसी में व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसी लेश्या में जन्म लेता है। तो अगर हमारी शुक्ल लेश्या रहेगी तो हमारी मृत्यु भी प्रशांत बनेगी। फिर तेजस लेश्या। तेजस लेश्या से तात्पर्य है कि इसमें रेड कलर का चमकते हुए ब्राइट कलर का ध्यान हम दर्शन केंद्र पर करते हैं तो हमारी भावधारा, अंतर यात्रा, अंतर्दृष्टि का विकास होता है। तेजस लेश्या से हम धार्मिकता की ओर हमारा अग्रसर होते हैं और हमारी भावधारा निर्मल बनती जाती है। पद्म लेश्या, धीरे धीरे हम पद्म लेश्या की ओर गमन करते हैं। उसमें हमारा आंतरिक विकास होता है, मन में शांति उत्पन्न होती है और मन आनंदित हो जाता है। इतनी अधिक आनंद की अनुभूति होती है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं करते। पद्म लेश्या से ज्ञान तत्वों का यदि हम ज्ञान केंद्र पर पीले चमकते हुए रंग का ध्यान करते हैं तो वे ज्ञान तंतु निर्मल बनते हैं, मस्तिष्क मजबूत होता, मस्तिष्क प्रभावी बनता है, नाड़ी तंत्र मजबूत बनता है। और फिर आते हैं तेजो लेश्या, शुक्ल लेश्या। ये एक अंतिम लेश्या कहलाती है। शुक्ल लेश्या सफेद रंग का, चमकते हुए सफेद रंग का इसमें ध्यान किया जाता है, जो शांति का प्रतीक है और ये निर्वाण की ओर ले जाता है। यदि व्यक्ति शुद्ध लेश्या में प्रवेश कर जाता है तो उसका निर्वाण, उसका वो उच्च श्रेणी में समाधि प्राप्त करता है। धन्यवाद। मेरे से जो मैंने अपने हिसाब से कुछ जो बताया है, कुछ गलती भी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। उमरम सीमा जी, सर आपका क्वेश्चन प्लीज। सीमा जी, आपने बोला था लेश्या ध्यान से अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाती है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। हाँ सर, एक बार वापस। लेश्या ध्यान से अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाती है, इसका क्या मतलब है? लेश्या ध्यान में जब हम लेश्या ध्यान करते हैं तो शुक्ल जो अप्रशस्त लेश्या है उनसे हम प्रशस्त लेश्या की ओर गमन होता है, तो हमारी भावधारा निर्मल बनती है। निर्मल बनती है तो हम भीतर की ओर प्रवेश करते हैं और उसी से हमारी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। इसको और यदि स्पष्ट कहें तो कह सकते हैं अंतर्मुखी बन जाता है व्यक्ति, अंतर्मुखी बन जाता है।
बाहर की बजाय भीतर अपने आप को देखना प्रारंभ कर देता है। जैसे बोलते हैं ना बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा मतलब है अप्रशस्त लेशा वाला बहिरात्मा होता है, हर समय दूसरों को देखता है, बुराई देखता है, हमेशा बाहर के संसार में अट्रैक्ट होता है। अंतरात्मा वो होता है जो जिसका बाहर से ममत्व कम हो जाता है इस बाहरी संसार से, और अपने भीतर हर समय जाने की कोशिश करता है, अपने आप को खोजने की कोशिश करता है, राग द्वेष से मुक्त रहने की कोशिश करता है। तो बहिरात्मा से लेशा ध्यान का प्रयोग करने से वो अंतर्मुखी हो जाता है, बहिरात्मा से अंतर आत्मा बन जाता है। एक प्रश्न आप और बताइए कि लेशा ध्यान, प्रशस्त लेशा से बाहर का संसार भी सुंदर बनता है और अंदर का संसार भी अच्छा बनता है, इसको एक्सप्लेन करिए। सर, प्रशस्त लेशा होगी तो हमारी भावधारा निर्मल बनेगी और हमारा ऑरा भी अच्छा बनेगा, आभा मंडल अच्छा बनेगा, तो हमारा बाहर का वो भी शुद्ध होगा और भीतर के कषाय भी कम होते जाएंगे, तो भीतर में भी शुद्धता आएगी। ठीक है, आपने आंसर सही दिशा में। और यदि इसको स्पष्ट रूप से बोलें, जब हमारी लेशा प्रशस्त बनेगी लेशा ध्यान से या किसी और कारण से, तो लेशा शुभ होगी, प्रशस्त होगी, तो भाव भी शुभ होंगे, प्रशस्त होंगे, तो फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन भी अच्छे होंगे, फिर मन वचन काया के जितने भी योग हैं वो भी क्या होंगे, उनसे शुभ योगी होगा। जब प्रशस्त लेशा में व्यक्ति होता है तो मन वचन काया के द्वारा भी शुभ योगी होता है, अशुभ योग में फिर वो व्यक्ति जाता नहीं। बाहर का संसार अच्छा हो गया, आभा मंडल भी अच्छा है, विचार भी अच्छे हैं, वाणी भी अच्छी है, शरीर की क्रियाएं भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और जब प्रशस्त लेशा होती है तो वो भीतर के कषाय को भी बहुत निर्बल बनाती है, भीतर के कषाय को बाहर आने नहीं देती है। भीतर का कषाय जैसे ही उदय में आता है, शुभ लेशा उसको वहीं पर काउंटर कर देती है, उसका आधा 50%, 60%, 70% उस कषाय का प्रभाव वहीं खत्म करते हैं। तभी हम कहते हैं ना, ध्यान करने वाला साधक हर समय तटस्थ रहता है, उसको क्रोध ही नहीं आता, बुरे विचार में जल्दी से जाता नहीं है, ईर्ष्या में नहीं जाता, निंदा में नहीं जाता, हर स्थिति में तटस्थ रहता है। क्यों रहता है? कि उसकी ध्यान के द्वारा जो उसने प्रशस्त लेशा का जो निर्माण किया, उसके द्वारा कषाय उदय में नहीं आ पाते, उदय में आते हैं तो भी उनका प्रभाव बाहर आते आते उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इस तरीके से प्रशस्त लेशा से बाहर का संसार भी अच्छा बनता है और भीतर का संसार भी अच्छा बनता है। नेक्स्ट प्लीज। जी सर, जब हम लेशा ध्यान की बात करते हैं तो साथ में एक टॉपिक आता है आभा मंडल। आभा मंडल पे अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए भारती जी मुथा चेन्नई से। भारती जी। जय जिनेंद्र। स्टार्ट करूं? जी कीजिए। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आदरणीय मोदी जी एवं आज की कक्षा में सम्मिलित सभी सदस्यों को सादर जय जिनेंद्र। आज का मेरा विषय आभा मंडल, ऑरा। यह विषय हमेशा मुझे आकर्षित करता रहा। यू चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस। जिस दिन हम अपने आभा मंडल को निर्मल बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं, तो बाहर का दुनिया अपने आप बदल जाता है, एंड फॉर द बेटर। आभा मंडल और हमारे व्यक्तित्व का रूपांतरण भी संभव हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। तो इसलिए मुझे ये हमेशा एक प्रिय विषय रहा है। अब हम चलते हैं, आभा मंडल क्या है और कैसे रूपांतरण हो सकता है। चेतना के 3 स्तर है, अध्यवसाय, लेशा और चित्त। लेशा का जो स्तर है वह हमारे भावों को निर्माण करने वाला स्तर है। पहले लेशा के प्राथमिक जगत में चर्चा का विषय था। आज वही सिद्धांत वैज्ञानिक जगत में आभा मंडल के नाम से जाना जाता है। यह लेशा आकर
शरीर के चारों ओर एक रश्मियों का विकिरण करता है। यह विकिरण क्या होता है, हमारे शरीर के चारों ओर एक घेरा बनाता है, एक वलय बनाता है। दुनिया के हर पदार्थ में, भले वो चाहे चेतन हो या अचेतन, अपने आकार में रश्मियों का विकिरण करता है। यह रश्मियां विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और या तरंग के रूप में होता है, यानी वेव्स के रूप में होता है। इस तरह से निकलने वाली ऊर्जा से आभामंडल निर्मित होती है। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी अस्तित्व हो, सब में ऐसे जिससे यह विकिरण न हो, ऐसा नहीं है कि जिसमें यह विकिरण न होता हो। जीवन प्राणी का आभामंडल तेजस शरीर का विकिरण है, यानी सूक्ष्म शरीर का विकिरण है। अतः उनका जो वो आभामंडल ज्योतिर्मय रहता है और प्राण ऊर्जा भी इनके साथ निकलती है, इसलिए उनका आभामंडल ज्योतिर्मय भी रहता है, तेजस्वी रहता है और गतिशील रहता है। और निर्जीव पदार्थ में यह फीका और एकदम स्थिर प्रकृति वाला होता है, स्थिर प्रकाश वाला होता है। और मृत्यु के बाद तो यह आभामंडल की दीप्ति मंद होते होते न्यूनतम तक की स्थिति में पहुंच जाता है। अब हम चलते हैं, क्या हम आभामंडल को देख सकते हैं? जी हाँ, जरूर देख सकते हैं, लेकिन सामान्य तरह से इसे नहीं देखा जा सकता है। आभामंडल को देखने के लिए या तो ध्यान की गहराई से देखा जा सकता है या कायोत्सर्ग की प्रगाढ़ अवस्था में देखा जा सकता है। शरीर की स्थिरता की साधना करने वाला भी देख सकता है। सघन अंधकार में भी हो सकता है। संवेदनशील व्यक्ति भी इसे देख सकता है। और एक किरलिन फोटोग्राफी के माध्यम से भी इसका चित्र खींचा जा सकता है। और चेन्नई में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को हेड करते थे, उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र। उन्होंने एक किरलिन फोटोग्राफी, मैं एक्चुअली चेन्नई में हूँ इसलिए मैं ये वाला पॉइंट ले ली थी, अदरवाइज आई डोंट थिंक इतना जरूरी है। तो उन्होंने इस किरलिन फोटोग्राफी का जो उपकरण है उसको विकास में उन्होंने कुछ प्रयोग किए करके बताया गया है। फिर हम चलते हैं, आभामंडल का संबंध किसके साथ है? आभामंडल का संबंध हमारे स्वभाव के साथ है और हमारे भावों के साथ है। आभामंडल के शोध के दौरान विदेशों में इनके रंगों की व्याख्या इस तरह किया है। सुनहरा रंग हो तो आध्यात्मिकता का प्रतीक, हल्का नीला रंग हो तो रोग को रोकता है, यानी रोग हरने की शक्ति, गुलाबी रंग प्रेम और स्नेह, और लाल आकर तृष्णा और क्रोध, हरा बौद्धिकता, बुरा या गहरा मटियाला रंग यानी मैला रंग हो तो रोगग्रस्तता, और निस्तेज या मुरझाया रंग हो तो मृत्यु की समीपता। अब ये आभामंडल को हम कैसे बदल सकते हैं? तो लेशा ध्यान के द्वारा बदल सकते हैं और रंगों का परिवर्तन लेशा ध्यान के द्वारा हम कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन के द्वारा, कंसंट्रेशन एंड विल पावर यानी संकल्प शक्ति, एकाग्रता और इच्छा शक्ति के द्वारा रंगों को बदलकर हम शक्ति का विकास कर सकते हैं, स्वभाव को हम परिवर्तन कर सकते हैं और चेतना को जगाया जा सकता है। अगर हमारे आभामंडल में कृष्ण, नील और कापोत लेशा काम करती है तो न तो हम अंतर्मुखी बन सकते हैं, न स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है और न ही आंतरिक सुख का अनुभव हो सकता है। इस आंतरिक सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। इन सब में परिवर्तन के लिए आभामंडल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक और हम नहीं, अगर आभामंडल अगर अच्छा हो जाता है तो क्या क्या लाभ होता है? तो बोलते हैं पहला लाभ है व्यवहार सुंदर और स्वस्थ बनता है। दूसरा लाभ है अच्छा जीवन हम जी सकते हैं और अच्छी तरह से मृत्यु भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा लाभ है पदार्थ के प्रति प्रतिबद्धता जो है, मूर्छा जो है वो टूट जाती है। एक और हम भावों को बदले, दूसरी ओर प्राण के प्रयोग के साथ अगर हम प्राण को अधिक खींचेंगे तो तेजस शरीर शक्तिशाली बनेगा। और उसके साथ साथ अगर हम विद्युत शक्ति की खपत को कम करेंगे तो शक्ति का जागरण हो सकता है, व्यक्ति का रूपांतरण भी हो सकता है
और आभा मंडल भी शक्तिशाली बन सकता है। और इन्हीं भावों के साथ ओम हरम, अगर मेरे में कुछ बताने में कुछ कमी रही है तो क्षमत खाना। ओम हरम भारती जी। Yes. सर प्लीज। जी आप बताएं, लेशा, प्रशस्त लेशा से पदार्थ प्रतिबद्धता, मतलब जो उद्गल जगत से जो अटैचमेंट है वो कम होता है, क्यों होता है? प्रशस्त लेशा से हमारे जो तृष्णा का भाव, मतलब वो जो लोभ का भाव, वो भी कम होता है। तो फिर पदार्थ के प्रति सिर्फ हम मूर्छा से नहीं जुड़ते हैं, जस्ट उसको यूज करते हैं, बस इतना ही है। वो अटैचमेंट नहीं रहता है कि भाई मुझे ये मेरा है, मुझे उसके साथ तो पकड़ नहीं रहती है। तो तृष्णा भी टूटती है उसके बाद। पदार्थ से प्रतिबद्धता कम क्यों होती है? कम क्यों होती है? क्यों तो हमारा लोभ कम होता है। जो कषाय का जो है वो कषाय मंद होता है प्रशस्त लेशा से। क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? नो आइडिया सर। अब तो ये लास्ट प्रेजेंटेशन था ना ये? जी सर, लास्ट प्रेजेंटेशन। अभी कोई उसका आंसर देंगे? कोई हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, अगर कोई चाहते हैं देना। सर मैं ट्राई करूं? जी। सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? प्रशस्त लेशा से पदार्थ प्रतिबद्धता कम होती है, क्यों होती है? सर प्रशस्त लेशिया, जब हम तेजोलेशिया पद में या शुक्ल लेशिया में जाते हैं तो हम हमारे अंतर्मुक्ता बढ़ जाती है। हम अपने चैतन्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। और जो चैतन्य का जो शाश्वत सत्य है, ये सब जो बाहर है वो नश्वर है और चैतन्य है वो शाश्वत है। तो जब ये भावना आती है तो हमारे उसके प्रति मूर्छा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो इस वजह से कषाय कम होते हैं। कषाय कम होने से जो अटैचमेंट है, अनासक्त का भाव, वो उभरने लगता है और हम उसकी सिर्फ उपयोगिता की दृष्टि से ही उसका मतलब जो भी पदार्थ है उनका उपयोग करते हैं। ये सब ठीक है, पदार्थ प्रतिबद्धता का मतलब सबको मालूम है। हाँ, कम क्यों होता है? जैसे एकदम टू द पॉइंट। सर हाँ सर, अभी आपने ही बताया था कि जब हम लेशा ध्यान करते हैं तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो बाहरी संसार से ममत्व का राग द्वेष कम हो जाता है, तो शायद हम उतने अटैच नहीं होते उस चीजों से। इसका और थोड़ा क्लैरिफाई करें, थोड़ा और सर विवेक चेतना का जागरण हो जाता है लेशा ध्यान से। तो विवेक चेतना के जागरण की वजह से हम में इतना विवेक जागृत हो जाता है कि हम पदार्थों के प्रति आसक्त कम ही हो जाती है। ठीक है, सबका आंसर तो ठीक है, सही दिशा। शायद प्रवृत्ति और निवृत्ति जो था, हम प्रवृत्ति मतलब ये हमारी, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसका आंसर दिया था। हाँ देखिए क्या है, कोई भी कषाय उदय में आया, वो अध्यवसाय बन गया। अब अध्यवसाय को भाव का रूप लेना है तो उसको लेशा को पार करना पड़ेगा। अध्यवसाय पहले लेशा बनेगा, फिर लेशा से भाव बनेगा। यदि किसी व्यक्ति के प्रशस्त लेशा है और उसी समय मोह का उदय हुआ, कषाय का उदय हुआ, तो प्रशस्त लेशा क्या करेगी? उसको मोह को बाहर नहीं जाने देगी। तो जितना जितना व्यक्ति प्रशस्त लेशा में रहता है, कषाय उसका मंद ही रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रशस्त लेशा। कि प्रशस्त लेशा भीतर के कषाय को, मोह को, राग और द्वेष को बाहर तक पहुंचने नहीं देता। तो वो व्यक्ति क्या रहता है? अंतर्मुखी बना रहता है। पदार्थ से अटैचमेंट उसको होता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही लेशा मंद पड़ेगी, कषाय को बाहर आने का मौका मिल जाएगा। बाहर आने का जैसे ही मौका मिलेगा, पदार्थ से अटैच्ड हो जाएगा, वो राग द्वेष में चला जाएगा। तो ये आंसर हम ऐसा दे सकते हैं कि जब प्रशस्त लेशा होती है तो उस समय कषाय का उदय मंद पड़ जाता है, मतलब वो विपाक में ही नहीं आ पाता। उदय तो होता है लेकिन विपाक में। समझ गए इसका आंसर? कि वो भीतर से उदय तो हुआ लेकिन भाव तक पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए प्रशस्त लेशा से व्यक्ति पदार्थ प्रतिबद्धता से मुक्त रहता है और जितने जितने सारे बेनिफिट है इसी कारण।
चलिए नेक्स्ट प्लीज। सर प्रेजेंटेशंस तो हो गए हैं, क्लास का समय भी हो रहा है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है वो लेवल 2 एग्ज़ाम्स को लेकर। जैसे गूगल फॉर्म में भीलवाड़ा ऑप्शन दिया है या लाडनू में होने की टेंटेटिव डेट्स आई हैं, या बहुत लोगों के ये फ़ोन आके क्वेरीज हैं कि हम लाडनू में पहले एक शिविर कर लें, क्योंकि एक कंडीशन है ना, एक शिविर इस साल करना ज़रूरी है लेवल 2 का बिफोर वी गिव एग्जाम्स। तो सर थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए क्या है कि अभी जो नया आचार्य ने निर्देश दिया है लेवल 2 का, उसके अनुसार लेवल 2 का जो भी स्टूडेंट है उसके कम से कम 4 रेजिडेंशियल कैंप होना चाहिए। एक तो लाडनू में ये तो हो ही जाएगा, इससे पहले के 3 होने चाहिए अभी नए रूल्स के मुताबिक, कि एक उसने बेसिक कैंप किया हो, फिर लाडनू का एक शिविर किया हो, फिर एक लाडनू का लेवल 1 किया हो, उसके बाद 2 कैंप और किए हो, फिर उसको लेवल 2 में अपीयर होने का चांस। लेकिन अभी हमने देखा कि 50-60 ये 100 स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी इतना डिले करेंगे तो ये सारे स्टूडेंट्स को टाइम लगेगा। तो हमने रिलैक्सेशन के लिए निवेदन किया था, तो केंद्र से हमको ये मिला है कि जो भी अभी लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं, तो पिछले 3 या 4 शिविर वाली कंडीशन को एक बार छोड़ देते हैं, लेकिन कम से कम एक 10 डेज 8 to 10 डेज प्रेक्षा फाउंडेशन या साधना केंद्र का कंप्लीट रेजिडेंशियल, ऐसा नहीं पार्ट रेजिडेंशियल कि 5 घंटे का आपने 10 दिन का कैंप किया, वो काउंट नहीं होगा। आपने कंप्लीट सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक का कैंप जो होता है 8-9 दिन का, वो कैंप आपने प्रेक्षा फाउंडेशन का या साधना केंद्र का अटेंड किया है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे लेवल 2 में अपीयर होने के लिए। तो आपको 8 या 9 दिन का जो भी कैंप होगा लाडनू का वो करना होगा। और जिन लोगों के पहले के कैंप की काउंटिंग कम है, मान लिया एक ही है, तो उन लोगों को लेवल 2 की एग्जाम के बाद भी एक कैंप और करना पड़ेगा। तब पास तो हो जाएंगे, वो लेवल 2 में पास भी हो जाएंगे। सर्टिफिकेट तब तक के लिए रोक लिया जाएगा जब तक कि वो कोई भी एक 8 से 9 दिन का एक कैंप और ना करे। मान लिया किसी ने पहले से 3 कैंप किए हुए हैं और चौथा कैंप यदि लाडनू में कर रहा है, तो उनको तुरंत सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपके कि भाई जिनके कैंप कम है, मान एक कैंप पहले किया हुआ है, वो तो कंपलसरी, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। दूसरा कैंप आपका लाडनू का हो जाएगा, थर्ड कैंप आप लेवल 2 के एग्जाम के बाद कभी भी कर लीजिए, जैसे ही वो करेंगे आपको लेवल 2 सर्टिफिकेट। और 2 डेट आपको इसलिए दी गई थी कि मार्च, वैसे तो ज्यादा चॉइस देने में कंफ्यूजन ही पैदा होता है, तो इसलिए बेटर ये है कि यदि 5-7 लोगों से भी आप पूछ लीजिए लेवल 2 के, जैसे होता है ना इलेक्शन में वो होता है, जैसे एक रैंडम पूछते हैं ना, उससे एक एग्जिट पोल आता है। yes, और उस तरीके से आप पोल ले लीजिए। सबसे बात करेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। जैसे एग्जिट पोल होता है, वैसे ही आप 10 लोगों से बात कर लीजिए, तो 10 लोगों में से जहां 70-80% स्टूडेंट एग्री हो, वो आप पाएंगे, मतलब वो हमको बता दीजिए, तो फिर वो अनाउंस कर देंगे। तो मोस्टली वैसे मुझे ऐसा लगता है शायद मार्च वाला सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि एग्जाम भी उस समय शायद छुट्टियां भी रहेंगी, बच्चों की प्रिपरेशन लीव रहेगी, और बोर्ड भी इस बार बाद में है, इसलिए मेरे हिसाब से मार्च वाला ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो मान के चले कि 90% अभी डेट आपकी 21 मार्च से 29 मार्च फाइनल है। एक ऑप्शन पूछा इसलिए था कि आपकी चॉइस भी, आपको भी कोई चॉइस हो भीलवाड़ा में करने की, तो वो एक बार अंदाज लग जाए। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है? हाँ, जिन लोगों ने एक भी कैंप नहीं किया है, वो फरवरी वाला या मार्च वाला दोनों में से कोई भी एक लाडनू का कैंप कर लेंगे। जैसे शायद एक मुंबई से मेरे पास फोन आया था, ममता जी परमार सफाला से है, तो वो अपने फैमिली के साथ में फरवरी का कैंप अटेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि वो लेवल 2 में अपेयर होना चाहते हैं और पहले कोई भी कैंप नहीं किया हो। तो बोले मैं फरवरी का कैंप अपनी फैमिली के साथ वहां कर भी लूंगी और मेरी एलिजिबिलिटी भी हो जाएगी। तो जिन्होंने भी कैंप नहीं किया वो फरवरी या मार्च कोई भी कैंप कर लेंगे, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे मार्च के कैंप। और कुछ है अब डाउट? नहीं सर, अभी एक बार तो क्लियर हो गया है सर।
एक मिनट सर, जैसे हाँ। फेब में अगर नहीं करते हैं और केवल मार्च में ही जाके तब फिर एग्जाम अपियर कर पाते हैं? और आपने एक कब कैंप किया आपने पहले कोई कैंप नहीं किया है ना? किया हुआ नहीं है। हाँ, तो आपको एक कैंप करना जरूरी है पहले। हाँ, फेब में करिए, मार्च में करिए, लेकिन हाँ कठिन तो है कि आपको 10 दिन करके वापस आएंगे घर पर, फिर वापस जाना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे सर अगर फेब में नहीं करते हैं और डायरेक्ट मार्च में ही जाते हैं और एक भी कैंप नहीं किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं, होगा? उसमें हमने एक क्राइटेरिया ये रखा है कि जिसने पिछले 3-4 सालों में प्रेक्षा फाउंडेशन को बहुत ज्यादा सेवाएं दी हैं और सेवाएं दी हैं, बहुत ज्यादा डिजर्विंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट है, तो उसकी फाइल हमको वहां पे केंद्र में भेजनी पड़ेगी, उसकी डिटेल्स देकर कि भाई इतनी सेवा भावी हैं, इतने डिजर्विंग हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे जाके काम करने वाले हैं फाउंडेशन का, तो वो एक कंडीशन में एक्सेप्शनल छूट मिलेगी। तो वो किसको मिलेगी मैं नहीं कह सकता कुछ भी। बट मैं तो एक ही साल से जुड़ी हूँ। हाँ, मतलब वो ही देखा जाएगा कि आगे कितनी सेवा दे सकता है वो कैंडिडेट, कितना डिजर्विंग है। और वो फाउंडेशन यदि चाहे कि भाई ये कैंडिडेट तो फाउंडेशन लेवल 2 का कैंडिडेट होना ही चाहिए क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम काज, तो ऐसे कैंडिडेट जो भी कोई 2-4 होंगे तो एक्सेप्शनली जो होंगे कैंडिडेट, वो उनका कुछ हो सकता है। सर इसका मतलब सपोज अगर मार्च में डायरेक्ट जाके एग्जाम देते हैं और एग्जाम भी देते हैं और वो कैंप करते हैं, तो आप अगर रिजल्ट मतलब वो सर्टिफिकेट नहीं दो बट आफ्टरवर्ड्स हम कर लेते हैं तो दे दो, तो भी नहीं दे सकते हैं एग्जाम? नहीं, वो तो एक वालों को भी करना ही है, एक कैंप तो करना ही है आफ्टरवर्ड्स। तो जिन्होंने एक कैंप किया हुआ है उनको भी एक कैंप तो करना ही है। जिनके ऑलरेडी 3 कैंप पहले से किए हुए हैं उनको कोई कैंप नहीं करना, और आपने तो एक भी नहीं किया है, आपको तो बाद में फिर 2 या 3 करने पड़ेंगे। हाँ। जिन लोगों को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में लेंगे उनको भी अब उनके लिए कंडीशन केंद्र से डिसाइड होगी कि आचार्य डिसाइड करेंगे कि भाई उनको 2 कैंप की कंडीशन दी जाएगी या 3 कैंप की दी जाएगी, या एक वालों को एलिजिबल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं वो एक अप्लाई तो कर दें, अलग से अप्लाई कर दें, रेणु जी के पास अपनी कंडीशन कर दें, फिर उनमें से छांट के फिर हम आगे भेजें, देख कर भेजें। थैंक यू सर। तो जो लोग एक कैंप कर सकते हैं या किया वो तो सब फॉर्म अपना अप्लाई कर ही दें। जिनका एक कैंप बिल्कुल भी नहीं है तो वो रेणु जी और वंदना जी के पास अपनी एप्लीकेशन भेज दें, तो फिर उसमें से फिर देखा जाएगा किन किन के लिए किन किन की एप्लीकेशन आचार्य को आगे भेजी। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक सवाल और सर एक भीलवाड़ा वाला जो ऑप्शन दिया है तो सर क्या वो नहीं रहेगा? मोस्टली मुझे ऐसा लगता है शायद वंदना जी या रेणु जी के पास जो डिटेल आई होगी तो उसमें ज्यादातर महिलाओं को मार्च का पीरियड ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब सर 1-2 दिन में डाटा क्लियर हो जाएगा, अभी भी एक दो फॉर्म्स आ रहे हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं सर। तो उसके बाद आई थिंक कि क्लियर हो जाएगा। एक बार यदि आप जैसे 10 से कैंडिडेट जो लेवल 2 के सूरत में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं और कलकत्ता में, तो यदि आप 10 से लोगों से वर्बली भी यदि बात कर लेंगे ना तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। ओके सर। तो कि मार्च अच्छा रहेगा या हमेशा भीलवाड़ा में करने में एक ही दिक्कत रहती है, आचार्य श्री के प्रवास में डिस्टरबेंस बहुत रहता है, लाउड आवाज रहती है और लाडनू में एकदम पीस रहता है, साइलेंट रहता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। फिर वहां पे दूसरा टाइम का डिस्टरबेंस भी होता है और भी रहते हैं। बेटर तो हमेशा वही रहता है कि लाडनू में टाइम भी बेटर है। फिर भी आप जैसा देखिए आपके पास क्या फीडबैक आता है, फिर वैसा डिसाइड करें। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। आप क्लास संपन्न कराएं प्लीज। सभी के हाथ जुड़े हुए पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर। ओम अरहम सभी को। ओम अरहम।